नमस्कार, मैथ्स बाय डीके शर्मा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग सेट नंबर 140 करेंगे और इस सेट का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है मैथ्स बाय डीके शर्मा। ठीक है ना। और देखें यार, बीच में 3-4 सेट का वीडियो अपलोड नहीं कर पाए थे, तो आप लोग परेशान नहीं होइएगा। सैटरडे संडे को उसका वीडियो अपलोड कर देंगे, ठीक है ना। तो चलिए अब सवाल करते हैं। देखिए, कहा एक क्लास में 72% छात्र जीव विज्ञान, ओके, एंड 44% छात्र जो है ये गणित का चयन करते हैं। यदि प्रत्येक छात्र ने जीव विज्ञान तथा गणित में से कम एक विषय लिया और 40 छात्रों ने दोनों विषय लिया, तो क्लास में कुल कितने छात्र हैं, ये आपसे पूछा। अच्छा, 72% ने जीव विज्ञान पढ़ा है, 44% बच्चा मैथ्स पढ़ा है, तो पढ़ने वालों का टोटल संख्या कितना हो गया, 116%। अब एक चीज जरा गौर से समझिएगा, अगर हर बच्चा एकक सब्जेक्ट ही पढ़ता तो पढ़ने वालों का टोटल संख्या 100% होता, क्योंकि परसेंट में 100 टोटल को डिनोट करता है। अगर हर बच्चा एकक सब्जेक्ट ही पढ़ता तो पढ़ने वालों का संख्या 100% होना चाहिए था, पर 100 से कितना एग्जिस्ट कर गया, 16 एग्जिस्ट कर गया। इसका मतलब ये है कि 16% जो बच्चा है इसने दोनों सब्जेक्ट पढ़ा है, ओके ना। 100 से जितना एग्जिस्ट किया उतना बच्चा दोनों सब्जेक्ट पढ़ा है, तो दोनों पढ़ने वालों का संख्या 16% है, पर एक्चुअल में कितना दिया है, 40। 16% 40 का टोटल बच्चे यानी 100% का वैल्यू पूछा, तो 40/16 गुना 100, 8 दूना 8 बचे, 2 से काटिएगा 50, बचे 250। ऑप्शन सी। आसान सा सवाल था। 100 से जितना एग्जिस्ट किया उतना बच्चा दोनों सब्जेक्ट पढ़ेगा। अब आगे है यार, एक कॉलेज में 40% छात्र को समूह ए में रखा गया, 40% को ए में रखा गया, परसेंट में 100 टोटल होता है, 40% यानी 40 बच्चा को ग्रुप ए में रखा गया है। आगे कहा शेष छात्रों के 75% को ग्रुप बी में रखा गया, तो शेष बच गया 60 बच्चा। अब का शेष का 75% यानी 3/4, 15 चौक 60, 15 तिया 45 बच्चा को ग्रुप बी में रखा गया है, और बाकी बच्चों को ग्रुप सी में, तो यार ए में 40, बी में 45, 85 बच्चे हो गए, तो शेष बच गया 15 बच्चा, और इस शेष को ग्रुप सी में रखा गया है। पर एक्चुअल में ग्रुप सी में कितने बच्चे हैं, 12 बच्चे हैं, तो 15 यूनिट बराबर का कुल कितने छात्रों ने आवेदन किया था, यानी 100 यूनिट का वैल्यू पूछा है, तो 12/15 गुना 100, 5 तिया 5 से 20, 3 चौक 20 चौक 80। ऑप्शन सी। देखिए, का एक पानी का नल किसी टब को P घंटे में भर सकता है और नीचे लगा सिंक उसे Q घंटे में खाली करता है। यदि P इज लेस देन Q, देखें यार इस बात का अर्थ समझ लीजिए थोड़ा होता क्या है। जैसे का P इज लेस देन Q, यानी कि भरने वाला जो नल है ना, भरने वाला नल को टाइम कम लग रहा, ओके ना। का P इज लेस देन Q यानी भरने वाले नल को टाइम कम लग रहा, यानी इसका एफिशिएंसी ज्यादा होगा। टाइम अगर कम लग रहा यानी कि एफिशिएंसी ज्यादा होगा। समझ पा रहे हैं ना इस बात को। अगर टाइम कम लग रहा, भरने वाला जो नल है उसको खाली करने वाला से कम टाइम लग रहा है, यानी भरने वाला नल का एफिशिएंसी ज्यादा होगा, ओके ना। और इसके अलावा इसका कोई यूज नहीं है, काफी आसान सा सवाल है। का भरने वाला नल पूरा टैंक को P घंटा में भर देगा, तो 1 घंटा में कितना भरेगा, 1/P, ओके ना। खाली करने वाला पूरे टैंक को Q घंटे में खाली कर दे रहा, तो 1 घंटा में कितना खाली करेगा, 1/Q। खाली करने वाला के एफिशिएंसी को माइनस से, भरने वाला 1 घंटा में इतना, खाली करने वाला 1 घंटा में इतना, दोनों मिलकर 1 घंटा में इतना भरेगा। पर कहा दोनों साथ में जब चल रहा था तो पूरा टैंक 8 घंटे में भर गया। दोनों साथ में चल रहा था तो 8 घंटे में पूरा भर गया, तो दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना, 1/R।
तो ये दोनों मिलकर 1 घंटे में, ये भी दोनों मिलकर 1 घंटे में इतना भर रहा, दोनों बराबर हो जाएगा। ओके ना, तो ऑप्शन नंबर बी। देखिए ये सवाल थोड़ा अच्छा है। कहा n संख्याओं का औसत a है, n नंबर जो है ना इनका एवरेज a है। अब आगे कहा पहली संख्या में 2 जोड़ा जाता है, फर्स्ट नंबर में 2 ऐड किए, सेकंड नंबर में 4 ऐड किए, थर्ड नंबर में 8 ऐड किए, इस तरह से आगे भी ऐड करते हैं तो टोटल टर्म कितने बनेंगे? n नंबर है तो टर्म भी बनेगा n टर्म। ओके ना। अब जरा एक चीज देखिए, इस सीरीज को अगर आप गौर से देख पा रहे हैं तो आप बोलेंगे सर 2 दूना 4, 4 दूना 8, यानी ये सीरीज सेम नंबर से गुना होकर आगे बढ़ रहा है। इसका मतलब ये सीरीज जीपी का है। ओके ना। और जीपी में एन टर्म का योग, सम ऑफ एन टर्म, सम ऑफ एन टर्म, एन टर्म का योग होता है ट्वाइस ऑफ आर के पावर एन माइनस 1 बट्टा आर माइनस 1। ओके ना, ये चीज सबको पता है। तो एन टर्म का योग क्या होगा मेरे भाई? तो ट्वाइस ऑफ आर, आर कॉमन रेशियो कितना है? 2, पावर में एन और माइनस 1, और बट्टा में आर माइनस 1 यानी 2 माइनस है। तो योग क्या आ जाएगा? सम ऑफ एन टर्म, यानी योग आ जाएगा ट्वाइस ऑफ 2 के पावर एन माइनस 1। ये योग आ गया, एन संख्याओं का योग आ गया। तो आप बताएं एन संख्या का योग आ गया इतना, आपसे बोला नया एवरेज बताइए, तो मेरे भाई पहले एन संख्या का एवरेज था ए। अब कहा पहली संख्या में 2 ऐड किए, दूसरा में 4, तीसरा में 8, इस तरह से एन संख्याओं तक ऐड करते चले गए तो उनके योग में कितना का वृद्धि हो जाएगा? तो ट्वाइस ऑफ 2 के पावर एन माइनस 1, योग में इतना का वृद्धि, तो एवरेज में कितना का वृद्धि? आप सबको पता एवरेज बराबर होता है योग बट्टा संख्या, योग में इतने का वृद्धि तो एवरेज में कितने का वृद्धि? टोटल नंबर से डिवाइड कर दीजिएगा। एवरेज इतना बढ़ गया, पहले से एवरेज था इतना, अब इतना बढ़कर नया एवरेज हो जाएगा कितना? तो ये वाला। क्लियर है बात? ऑप्शन नंबर ए। देखिए कहा शांत जल में नाव की चाल 5 किलोमीटर पर आवर, धारा की चाल 3 किलोमीटर पर आवर है। यदि नाव 3 घंटे में किसी दूरी तक जाकर वापिस आ जाता है, 3 घंटे में गया और वहां से वापिस आ गया, तो टोटल डिस्टेंस पूछा, मान लेते डी किलोमीटर। अब यार सपोज आप डी किलोमीटर धारा के दिशा में गए तो समय लगेगा कितना? समय बराबर दूरी बट्टा चाल, धारा के दिशा में गए हैं तो चाल जुड़ जाएगा। और अगर आप धारा के दिशा में गए तो आना पड़ेगा धारा के अपोजिट, और धारा के अपोजिट अगर चलिएगा तो चाल घट जाएगा, यानी कि समय लगेगा कितना? दूरी बट्टा चाल, 5 में से 3 गया 2, जाने में टाइम इतना, आने में टाइम इतना, दोनों को मिलाकर टोटल टाइम दिया है कितना? 3 घंटा। एलसीएम हो जाएगा 8, तो ये डी 2 चौक तो 4D और डी कितना? 5D बराबर 3, तो डी बराबर 24 बट्टा 5, 5 चौक 20, 5 40, 4.8। देखिए कहा एक बस 21 किलोमीटर प्रति घंटा की प्रारंभिक गति से चलना प्रारंभ करती है तथा उसकी गति प्रत्येक घंटा 3 किलोमीटर पर आवर का वृद्धि होता है, तो 252 किलोमीटर दूरी तय करने में उसे कितने घंटे का समय लगेगा? ये भी आसान सा सवाल है। का फर्स्ट आवर जो उसका चाल था वो 21 किलोमीटर पर आवर है, और हर अगले घंटे उसका चाल 3 बढ़ता है, तो अगला घंटा 3 बढ़कर हो जाएगा कितना? 24, फिर 3 बढ़कर हो जाएगा कितना? 27। इस तरह से कहा कितने समय में वो 252 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। हमने मान लिया एन टाइम में उसने 252 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। फर्स्ट आवर 21 किलोमीटर चला, सेकेंड आवर 24 किलोमीटर, थर्ड आवर 27 किलोमीटर, इस तरह से एन आवर में उसने टोटल डिस्टेंस कवर कर लिया कितना? 252। क्लियर है बात? अब देखें एक चीज आप बताइए, इस सीरीज को जरा गौर से देखिए, यहाँ 3 जुड़कर 24, 24 प्लस 3 कितना? 27,
यानी कि ये सीरीज सेम नंबर से जुड़ कर पिछले सवाल में गुना हो रहा था, यानी वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन था। यहाँ सेम नंबर से जुड़कर आगे बढ़ रहा है, यानी ये सीरीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, एपी में है। और आप सबको पता है कि सर एपी में एन टर्म का योग क्या होता है, सम मतलब योग। एन टर्म का योग होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये सबको पता है ना। अब देखें, ये तो याद है। अब हम लोग एन टर्म का योग निकाल लेते हैं, कितना होगा। तो एन टर्म का योग होगा n/2 इंटू 2a यानी फर्स्ट टर्म कितना है 21 प्लस n-1 इंटू डी फॉर डिफरेंस कितने कितने का है 3 का, ठीक है ना। और इनका तो योग दिया ही है 252, और ये बट्टा वाला 2 क्रॉस होके यहाँ आ जाएगा, यानी कि n इंटू 21 दूना 42 प्लस n-1 इंटू 3। ये कितना हो जाएगा 2 दूना 4, 2 पचे 10, 2 दूना 4 है 5, यानी कि 504। अब देखें, अगर इसको आगे आप सॉल्व करेंगे ना तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। आपसे टाइम पूछा है, यानी कि n का वैल्यू पूछा है, तो ऑप्शन में तो n का ही मान दे रखा होगा, तो ऑप्शन से चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर 8 आंसर हमको याद है इसीलिए, नहीं तो आपको चेक करना पड़ेगा एक करके। 8 लेते हैं। अगर n का वैल्यू 8 लीजिएगा तो n 8, और ये हो जाएगा कितना 42, 8 माइनस 1 7, 7 तिरिक 21, 42 और 21, 42 और 21 कितना हो जाएगा मेरे भाई 63, 8 तिया 24, 8 छक 48 और 2 50, यानी कि ऑप्शन सी जो है कंडीशन को सेटिस्फाइड कर गया। कल ही डिस्कशन कराए थे तो हमको याद था, नहीं तो आप लोग इसको एक करके चेक कर लीजिएगा। ओके ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखें यार, ये काफी आसान सा सवाल है। एक तो तरीका है कि आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स और वाई का वैल्यू निकाल सकते हैं, और दूसरा तरीका है CND अप्लाई कर लीजिए, कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा। तो CND लगा लेते हैं। और जिन लोगों को CND नहीं पता, आप अपना इसको बेसिक तो कर ही सकते हैं। एक्स प्लस वाई बट्टा एक्स माइनस वाई दिया है और बराबर 11 बटा क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, एक्स और वाई का वैल्यू आ जाएगा। पर CND लगा लेते हैं। देखें यार, अगर इन दोनों में CND लगाइएगा तो ये आ जाएगा एक्स बट्टा वाई। दाएं साइड CND लगाएंगे तो जोड़कर 11 और 1 12, नीचे घटाकर 11 में से 1 गया 10, छोटा कर लीजिए 2 छक 12, 2 पचे 10, यानी एक्स का वैल्यू 6 है और वाई का वैल्यू 5। एक्स 6 है तो 6 पचे 30, बाई 5 है तो 5 तिया 15, 30 15 45, और बट्टा में एक्स 6 है माइनस बाई 5 दूना 10, तो 6 माइनस 10 कितना माइनस का 4, यानी माइनस 45 बट्टा 4, ऑप्शन सी। देखिए का 55, 100, 65 एंड 116 का प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि जो रिजल्ट है वो निरंतर अनुपात, निरंतर कहने का मतलब हुआ समानुपात हो जाए। तो ऑप्शन से चेक कर लेते हैं कि वह संख्या कौन है जिसको इन सब में जोड़ने पर रिजल्ट समानुपात हो जाएगा। तो ऑप्शन ए है 20। ओके, अगर 20 सब में ऐड करिएगा तो 20 और 55 85, ये 120, और ये कितना हो जाएगा 20 और 55 75 होता है पागल आदमी। 65 और 20 85, 120 प्लस 16, सॉरी 20 प्लस 16 कितना 136। अब इसका रेशियो लेंगे तो 15 पचे 75, 15 अठी 20 से 5:8। अगर यहाँ रेशियो लेंगे 17 पचे 85, 17 अठे 136, यहाँ भी रेशियो 5:8, यानी कि प्रत्येक नंबर में अगर 20-20 ऐड कीजिएगा जो रिजल्ट आएगा ये निरंतर अनुपात यानी कि समानुपात हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए। देखिए इसको रेशनलाइज करना है, काफी आसान है, आप सबको पता है। देखिए नीचे वाला ऊपर ले जाइएगा तो बीच का साइन हो जाएगा चेंज, ठीक है। और बट्टा में a² माइनस b², √5 का स्क्वायर 5 माइनस √3 का स्क्वायर 3, 5 में से 3 गया 2, प्लस सिमिलरली नीचे वाला को ऊपर ले जाइएगा बीच का साइन हो जाएगा चेंज, और बट्टा में a² माइनस b², √5 का स्क्वायर 5 माइनस √3 का स्क्वायर 3, 2 हो जाएगा, 2 से 9, 2 से 6। अब मेरे भाई ये है 6√5 माइनस 6√3,
प्लस 9√5 माइनस 9√3। अब इन दोनों को ऐड करेंगे 9 6 15√5। अब माइनस 6√3 माइनस 9√3 है तो 9 6 15√3। अब 15 कॉमन कर लीजिएगा तो 5 रूट अंडर 5 माइनस √3, ऑप्शन नंबर ए। देखिए का एक विक्रेता तार बेचता है तथा क्रयमूल्य पर 60% लाभ कमाता है। तो मेरे भाई 60% अगर उसने क्रयमूल्य पे लाभ कमाया तो 60% का फ्रैक्शन 3/5 होता। क्रयमूल्य पे लाभ हुआ यानी क्रयमूल्य है 5, 3 का प्रॉफिट हुआ तो विक्रयमूल्य हो जाएगा कितना 5 3 8। कहा कि विक्रयमूल्य पर लाभ का प्रतिशत क्या होगा, तो विक्रयमूल्य पर लाभ का प्रतिशत बोला, लाभ हुआ है कितना 3 का। किस पे पूछा है, विक्रयमूल्य पे, तो विक्रयमूल्य बट्टा में परसेंट में रिजल्ट मांगा 100 से गुना। 4 दूना 8, 4 से 25 दिया 75/2 यानी 37.5, ऑप्शन डी। देखिए का किसी धनराशि पर 5% के दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज 1600 रुपए है। आप सबको पता है साधारण ब्याज तो हर साल का इक्वल होता है, तो 5% के दर से 2 साल का साधारण ब्याज हो जाएगा कितना 5 दूना 10%। ओके ना, पर एक्चुअल में साधारण ब्याज दिया है कितना 1600 रुपया। अब आगे कहा वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के उसी दर पर 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखें यार 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का तरीका होता क्या है, ए क्यू, ओके ना, ए स्क्वायर थ्री 0.3 है। ओके ना, ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ए क्यू 3a स्क्वायर 0.3 है, और इन दोनों को हमेशा 2-2 अंक के रूप में लिखिएगा, हमेशा 2-2 अंक के रूप में। तो आप बताना पर रेट है 5%, तो 5 का क्यू 125 हो जाएगा, तो 125 का 2 डिजिट ले लीजिए तो 25। ओके, अब 5 का स्क्वायर 25, 25 दिया 75, और एक हासिल था 75 और एक कितना 76.3 है, तो 5 दिया 15। तो 5% के दर से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या आ गया 15.67625%। अब इसका वैल्यू पूछा है तो 1600/10 गुना 15.7625। ओके ना, बस इसको कैलकुलेशन कर लेना है। इसका परसेंट डेसिमल हटाइएगा, बट्टा में 4 0। ओके ना, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा यार। अब 5 से काटिएगा 2 बार में, 5 से काटिएगा 5 दिया 15, 5 एकम 5, 5 5 25, 5 चौक 20, 5 5 25। थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा। देखें CISI में CI का सवाल अगर आ जाता है ना तो आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इस बात को आप माइंड में रखे रहिएगा। का एक फल विक्रेता नियत मूल्य पर आम बेचकर 20% लाभ प्राप्त कर लेता। यदि वह उन्हीं आमों को प्रति आम 1 रुपया कीमत बढ़ाकर बेचे तो उसका लाभ 40% हो सकता है। देखिए पहले वो फल बेच रहा था, उसको 20% प्रॉफिट हो रहा था। जैसे ही उसने प्राइस 1 रुपया बढ़ा दिया तो अब उसको 40% का प्रॉफिट हो रहा है। तो आप बताना दोनों समयों के विक्रय मूल्य में अंतर कितना, तो 20% लाभ और 40% लाभ। लाभ है, सेम साइन है, तो डिफरेंस घटाकर 40 में से 20 गया, 20% का उसको प्रॉफिट होता है। यानी दोनों समयों के सेलिंग प्राइस में डिफरेंस है 20% का, पर एक्चुअल में डिफरेंस है कितने का 1 रुपए का। अब कहा प्रथम स्थिति के अनुसार एक आम का विक्रय मूल्य, तो फर्स्ट कंडीशन में उसने 20% लाभ बेच रहा था। पहले कंडीशन में अगर 20% लाभ पे सामान बेच रहा था तो विक्रय मूल्य क्या होगा 120% का वैल्यू आपसे पूछ रहा, तो 1/20 गुना 120 छक 82 यानी कि 6 रुपया। देखिए x + 1/x दिया है √13, आपसे इसका वैल्यू पूछा है। तो आप यहाँ देखें यार 1/x है, बट्टा में क्या है x है, और यहाँ 1 के बट्टा में कुछ नहीं, x बनाना है तो करिए क्या, इस फंक्शन को 1 से डिवाइड कर दीजिए। 1 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर अगर 1 से डिवाइड करिएगा बचेगा 3, नीचे x से डिवाइड कीजिएगा तो x - 1/x। क्लियर है। अब एक चीज आप बताना, x + 1/x का वैल्यू पता है,
तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का एक फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab होता है, ये तो सबको पता है। तो अब देखिए a प्लस बी यानी x प्लस 1/x का होल स्क्वायर यानी कि √13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 13, ठीक है, बराबर x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 4xy यानी कि ए बी, तो a है x और b है 1/x, कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखें यार ये 13, 4 इधर आके घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 9 बराबर x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। तो x माइनस 1/x बराबर क्या होगा, दाएं साइड का स्क्वायर हटाएंगे बाएं साइड वर्गमूल हो जाएगा 9 का कितना 3। अब 3 बट्टा इसका वैल्यू हमने पता कर लिया है, 3 से 3 कैंसिल 1। ओके, देखिए का किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 4/9, मूलधन का तो का वाला हमेशा नीचे होता है यानी कि मूलधन 9 है, साधारण ब्याज कितना है 4 है। तो कहा दिए गए धन पर ब्याज की वार्षिक दर तथा टाइम समान है, रेट और टाइम समान है, तो रेट अगर x% है तो टाइम भी कितना होगा x ईयर हो जाएगा। तो कहा ब्याज की दर ज्ञात करें, देखें ब्याज ज्ञात है, देखें इसको परसेंटेज वाले अप्रोच से भी आप कर सकते हैं, पर आप जनरल तरीके से ही करिए, ज्यादा एसआई के सवाल को, मैक्सिमम सवाल को जनरल तरीके से ही कीजिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। ब्याज आपको पता है 4, तो ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना समय गुना दर और बट्टा 100, क्रॉस कीजिएगा 400/9 बराबर x स्क्वायर, तो x बराबर हो जाएगा 20/3 यानी कि 6 सही 2/3। अब अगर रेट पूछा है तो 6 सही 2/3% आंसर हो जाएगा, अगर टाइम पूछता तो 6 सही 2/3 वर्ष हो जाता। ओके ना, चूंकि रेट और टाइम आपस में बराबर है। आगे का यदि अंकित मूल्य पर एक 30% की छूट और दूसरी 2 क्रमिक छूट, और दूसरी 2 क्रमिक छूट 2 बार लिख दिया इस लाइन को यार, का दूसरी 2 क्रमिक छूट जो है 20% तथा 10% के साथ विक्रय मूल्य का डिफरेंस है 72 रुपए। देखें यार पहला सिंगल छूट है 30% का, ओके ना। का सेकंड जो कंडीशन है उसमें इसने बोला है कि सर आपको 20% और एक तो सिंगल छूट आप ले लीजिए 30% का, ठीक है। अगर ये आपको पसंद नहीं है तो आपको सेकंड कंडीशन मिलता है कि आप 20% और 10% का 2 क्रमिक छूट ले सकते हैं। और आप सबको पता है 2 लगातार छूट के समतुल्य एकमात्र छूट होता है x प्लस y माइनस x गुना y बट्टा 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 20 10 30 में से 2 गया कितना 28%। तो 20% तथा 10% के 2 लगातार छूट के समतुल्य एकमात्र छूट कितना 28%। पहले 30% डिस्काउंट मिल रहा था, अब 28% डिस्काउंट मिल रहा, तो आपको विक्रय मूल्य में अंतर हो जाएगा कै परसेंट का 2% का, पर एक्चुअल में डिफरेंस दिया है कितना 72 रुपए का। वस्तु का अंकित मूल्य यानी 100% का वैल्यू पूछा है, 2 से काटिएगा 36 दूना 72, तो 1 बराबर 36, तो 100 बराबर कितना 3600, ऑप्शन है। देखिए माना x न्यूनतम संख्या है जिसे 5, 6, 7 और 8 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष रहता है, परंतु 9 से विभाजित हो जाने पर कोई, विभाजित किए जाने पर कोई शेष नहीं रहता, तो x के अंकों का योग। देखें यार आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि इसने बोला है 9 से नंबर एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है, और आप सबको पता है कि अगर ये नंबर 9 से पूरा पूरा कट रहा है यानी इस नंबर के अंकों का योग 9 से कटेगा, इस संख्या के अंकों का योग 9 से कटेगा। समझ पा रहे हैं ना बात। तो सवाल कहा कि x के अंकों का योग क्या होगा, तो जो नंबर होगा ना, जो भी नंबर होगा उस नंबर के अंकों का जो योग है वो 9 से कटना चाहिए। 4 और 2 6 ये नहीं कटेगा, 2 और 1 3 ये नहीं कटेगा, 2 2 4 नहीं, 8 और 1 9, ये नंबर जो है, ये नंबर के अंकों का योग 18 है, तो अंकों का योग 9 से कटना चाहिए, तो ये 9 से कट रहा यानी कि नंबर कुछ रहा होगा, उस नंबर के अंकों का योग 18 होगा। ओके ना, चलिए देखिए p प्लस क्यू 10 है, पी क्यू 5 है, आपसे पूछा है p बट्टा क्यू प्लस क्यू बट्टा p। देखें यार यहाँ एलसीएम अगर आप लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा पी क्यू, क्रॉस कीजिएगा तो ऊपर में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और इसका तो फॉर्मूला आप सबको पता ही है, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 2 पी क्यू,
और बट्टा में पी क्यू दिया है। ओके, पी प्लस क्यू का वैल्यू है 10, तो 10 का स्क्वायर 100 माइनस 2 पी क्यू 5 है, 5 दूना 10 और बट्टा में 5, 95 बट्टा 80 हो जाएगा ना, तो 80 बट्टा 5 16 पचे 80। देखिए का पिता और माँ की उम्र का अनुपात 11:10 था। का हस्बैंड और वाइफ के एज का रेशियो 11:10 है। ओके ना। अब आगे कहा कि जब उनके बेटे का जन्म हुआ था, का पिता हस्बैंड और वाइफ का एज 11:10 कब है? जब उनके बेटे का जन्म हुआ था। देखें यार, मान लेते हैं बेटे का परसेंटेज कुछ रहा होगा, उनका जन्म जो है x वर्ष पहले हुआ होगा, 1 साल पहले हुआ होगा, यानी x वर्ष पहले रेशियो होगा इतना का। अब का पिता और माँ के उम्र का अनुपात 19:18 होगा जब पुत्र की आयु अपने वर्तमान आयु का 2 गुना। तो यार प्रेजेंट एज का 2 गुना कहने का मतलब क्या हुआ? 1 वर्ष बाद। समझ पा रहे हैं ना बात को? जैसे मान लीजिए आपका प्रेजेंट एज है 10 साल, आप 2 गुने एज के कब हो जाइएगा? आपका एज 2 गुना यानी कि 10 दूना 20, 10 दूना 20 कितने साल के बाद हो जाएगा? 10 साल के बाद आपका एज 20 साल हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा आप बताइए, अगर आप प्रेजेंट में 10 साल के हैं, आराम से समझिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। अगर आप प्रेजेंट में 10 साल के हैं तो आपका जन्म कब हुआ होगा? तो आप बोलेंगे सर जी 10 साल पहले हुआ होगा। एक बार फिर से इस चीज को समझिए। जैसे मान लीजिए आपका प्रेजेंट एज है 15 साल, आपका प्रेजेंट एज है 15 साल, ओके ना। मैं बोलूं आपका एज 2 गुना कब हो जाएगा? 2 गुना कहने का मतलब आप 30 साल के कब हो जाइएगा? तो आप बोलेंगे सर 15 साल के बाद 2 गुना एज के हो जाएंगे, ओके ना। दूसरा बात, अगर आपका प्रेजेंट एज 15 साल है तो आपका जन्म कब हुआ होगा? तो आप बोलेंगे सर 15 साल पहले मेरा जन्म हुआ होगा। समझ पा रहे हैं ना बात को? तो यही यहाँ पे इसने कहा है कि हस्बैंड और वाइफ का एज पुत्र के जन्म के समय, जन्म जब हुआ था उस टाइम, यानी प्रेजेंट एज पी है, सपोज जन्म 1 साल पहले हुआ था, उस समय रेशियो 11:1 था। और कहा कि जब पुत्र का एज 2 गुना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है कहने का मतलब हो रहा है 1 साल के बाद हस्बैंड और वाइफ के एज का रेशियो हो जाता है कितना? 19:18। क्लियर है बात? अब यहाँ का गैप कितने का है देखें आप, 8। यहाँ का गैप कितने का है? 8 का। और यहाँ का गैप कितने का है? तो x और x 2x का। तो 2x बराबर हो गया 8, तो x बराबर कितना? 4, x बराबर 4, x बराबर 4, ठीक है। अब x अगर 4 है मेरे भाई, x कितना है? 4, x का वैल्यू 4 आ गया, कहने का मतलब हुआ कि 4 साल बाद हस्बैंड का एज हो जाएगा 19 साल। 4 साल बाद हस्बैंड का एज 19 है, तो प्रेजेंट में हस्बैंड का एज कितना? 4 कम कर दीजिएगा तो 15 साल। 4 साल बाद वाइफ का एज 18, 4 साल बाद वाइफ का एज 18, तो प्रेजेंट में कितना? 4 कम हो जाएगा, यानी 15:4। ऑप्शन नंबर ए। इस बात को एक बार फिर से समझिए, ये अच्छा सवाल है, थोड़ा सा कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा, एक बार फिर से बस आपको ये समझना है। जैसे मान लीजिए आपका प्रेजेंट एज है 20 साल, ओके ना, प्रेजेंट में एज है कितना? 20 साल। आप बस ये बताना आपका एज 2 गुना कब हो? 2 गुना कहने का मतलब आप 40 साल के हो जाइएगा कब? तो आप बोलेंगे सर 20 साल के बाद, 20 + 20 40 हो जाएगा। अब आप बताइए, 2 गुना कहने का मतलब हुआ कि उतना ही साल एज, आप जितने साल के अभी आप है ना, आपका एज 2 गुना कहने का मतलब है कि उतने साल बाद, जितने साल के अभी आप हैं उतने साल के बाद आपका एज 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप प्रेजेंट में 20 साल के हैं तो 2 गुना यानी 40 साल के कब हो जाएंगे? 20 साल के बाद हो जाएंगे। अगर आपका प्रेजेंट एज 30 साल का है, 2 गुना कब हो जाएंगे? तो 30 साल के बाद 2 गुना यानी 60 साल के आप हो जाएंगे। समझ पा रहे बातों को? अब आप बताना, अगर आप प्रेजेंट में 20 साल के हैं तो आपका जन्म कब हुआ होगा? तो आप बोलेंगे सर 20 साल पहले जन्म मेरा हुआ होगा। समझ गए बात को? तो आप बताइए, कहा कि हस्बैंड और वाइफ का एज पुत्र के जन्म के समय, तो मान लेते हैं कि पुत्र का प्रेजेंट एज x है, तो जन्म के समय यानी कि 1 साल पहले, ठीक है। अब बोला है कि पुत्र का जब एज 2 गुना हो जाता है, तो 2 गुना एज कब होगा? 1 वर्ष के बाद, 1 साल के बाद आपका एज 2 गुना यानी कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। समझ गए ना बात? तो प्रेजेंट में एज x है तो जन्म हुआ होगा 1 साल पहले, आपका एज 2 गुना कब हो जाएगा? तो 1 साल के बाद आपका एज 2 गुना हो जाएगा। बस इसी बात को तो समझना था यार।
चलिए नेक्स्ट देखिए, का एक मिश्रण में मदिरा और पानी का अनुपात 3:1 है। मिश्रण से कितना भाग निकाला जाए और उतना ही पानी मिलाया जाए। तो मिश्रण में मदिरा और पानी का अनुपात 1:1 हो जाएगा। देखें, एक मिश्रण है, प्रारंभिक मिश्रण है। इसमें मदिरा और वाटर का रेशियो है कितना, 3:1। अब का इसमें से आपने कुछ मिश्रण निकाल लिया, कुछ मिश्रण निकाल लिया, ओके ना। अच्छा, कुछ मिश्रण निकालिएगा, जो शेष मिश्रण बचेगा इसमें मदिरा और वाटर के रेशियो क्या हो जाएंगे। तो आप बोलेंगे सर जो ओरिजिनल में है वही रेशियो होगा, क्योंकि रेशियो कभी चेंज नहीं होता। यहाँ तक तो क्लियर है। अब कहा कि इसमें जितना मिश्रण निकाले हैं ना, जितना मिश्रण निकाले उतना ही इसमें पानी मिलाइए। अगर हम बोले कि 5 लीटर मिश्रण निकाले, इसका मतलब 5 लीटर पानी मिलाए होंगे। या फिर अगर ये बात बोले कि हमने 5 लीटर पानी मिलाया तो 5 लीटर मिश्रण निकाले होंगे, क्योंकि इसने साफ लिखा है कि मिश्रण में से कितना भाग निकाला जाए और उतना ही पानी मिलाया जाए। जितना मिश्रण निकालिएगा उतना ही अगर आप पानी मिला देते हैं तो मदिरा और पानी का रेशियो हो जाता है 1:1। कोई दिक्कत नहीं आता। आप बताएं, अगर वाटर मिलाए हैं तो मिल्क को सेम करना पड़ेगा। सेम करने के लिए यहाँ 3 से गुना करिएगा, तो 3 से यहाँ, तो 3 से यहाँ। ठीक है, आप बताइए वाटर कितना मिला है, 2 मिला है। अगर वाटर 2 मिला है तो मिश्रण निकाले भी होंगे कितना, 2, चूंकि इसने साफ बोला है कि जितना मिश्रण निकाले उतना पानी मिला है। अगर पानी 2 लीटर मिलाए हैं तो मिश्रण निकाले भी होंगे 2 लीटर। क्लियर है बा। अब बताइए शेष मिश्रण कितना है, तो 3 मदिरा है, 1 पानी है, तो शेष मिश्रण 4। 2 निकालने के बाद 4 है तो प्रारंभ में कितना रहा होगा, 6। अब कहा कितना मिश्रण निकाला गया, 2 लीटर निकाला गया, कितना में से, 6 में से, तो 6 बट्टा में 2/6 यानी 1/3। ऑप्शन नंबर बी। देखिए, का अम्ल और पानी के 60 लीटर मिश्रण वाली बर्तन में 80% अम्ल है। आगे का 60% अम्ल प्राप्त करने के लिए मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए। देखें, अम्ल और वाटर का मिक्सचर है, इसमें कहा कितना पानी मिलाया जाए, कितना पानी मिलाना चाहिए। अगर वाटर मिलाइएगा तो अम्ल क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो अम्ल को लेकर सवाल कर लेते हैं। 60 लीटर का मिक्सचर है जिसमें अम्ल है कितना, 80%। का इसमें कितना पानी मिला है, 60 लीटर का मिक्सचर है, इसमें कितना पानी मिला है। हमने माना x लीटर पानी मिला है, तो नया मिक्सचर बन गया 60 + x, और इस नए मिक्सचर में अम्ल है कितना, 60%। ओके ना। दोनों अम्ल है अतः आपस में बराबर। 20 × 60, 20 चौक 80, 3 से काटिएगा 20 बार, 20 चौक 80, 60 इधर आके घट जाएगा, तो यानी 20 लीटर पानी मिला। ऑप्शन बी। देखिए, कहा 2 समानांतर जीवाएं क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर किसी वृत्त के केंद्र के एक ही ओर बनाई गई है। 2 जीवा जो है ये वृत्त के केंद्र के एक ही तरफ है। ये पहली जीवा है और ये दूसरा। ओके ना। आप बताना, ये तो बड़ा होगा तो इसका लंबाई है 20 और ये छोटा वाला है लंबाई 12। अब एक चीज आप लोग जरा गौर से देखिए। आप सबको पता है कि सर केंद्र से जीवा पर जो लंब डालिएगा ना, केंद्र से जीवा पर जो लंब डालिएगा, ये लंब जीवा को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। पूरा 20 है तो ये हो जाएगा 10 और पूरा 12 है तो ये हो जाएगा कितना, 6 हो जाएगा। अब आगे सवाल में इसने बोला क्या है, जरा देखिए। कहा कि रेडियस है 5√3 सेंटीमीटर। अच्छा यार, केंद्र से अगर आप परिधि को मिलाइएगा, केंद्र से परिधि को मिलाइएगा तो ये रेडियस हो जाएगा, और ये दिया है 5√13। सिमिलरली यहाँ केंद्र से परिधि को मिलाइएगा, ये परिधि को मिलाइएगा तो ये रेडियस हो जाएगा 5√13। ठीक है ना। अब इसका नाम कुछ दे देते हैं, सपोज ये O है, ये M है और ये P है। ठीक है ना। तो सबसे पहले आप बताना OP बराबर क्या होगा। OP, जरा इस ट्रायंगल को गौर से देखिए। ये जो ट्रायंगल है ना, इस ट्रायंगल को जरा गौर से देखिए। इस ट्रायंगल में बेस 6 है, कर्ण 5√3 है, तो लंब बराबर क्या हो जाएगा, √कर्ण²। 5√13 का स्क्वायर करिएगा तो 5 का स्क्वायर 25, √13 का स्क्वायर 13, 25 × 13, 25 ×
75, 25 और 7 32, 325 माइनस आधार यानी 6 का स्क्वायर कितना 36, तो आ जाएगा 289 का वर्गमूल कितना 17। ओके, अब आप बताना ओ एम बराबर क्या होगा। ओ एम देखिए ये है अपना ओ एम, ये ओ एम है। ओके, तो ये बेस कितना 10, कर्ण 5√3, तो ओ एम यानी लंब बराबर क्या होगा कर्ण स्क्वायर 5√13 का स्क्वायर करेंगे 325 माइनस बेस 10, 10 का स्क्वायर 100, 325 में से 100 गया 225 का वर्गमूल 15। अब आपसे बोला दोनों जीवा के बीच का दूरी, ये वाला डिस्टेंस आपको बताना है। तो यार अगर ओपी में से ओएम घटा दीजिएगा तो क्या एमपी नहीं आ जाएगा, यस आ जाएगा। तो 17 में से 15 गया 2, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। देखिए कहा त्रिभुज एबीसी में माध्यिका एडी और बीई परस्पर जी पर मिलती है। पहले एक छोटा सा बात समझिए। देखें यार किसी भी ट्रायंगल का जो मीडियन होता है ना, कोई भी मीडियन जो है ये ट्रायंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, यानी कि दो समान क्षेत्रफल में विभाजित करता है। नाम से ही क्लियर है, माध्यिका को ही बोला जाता है क्षेत्रफल विभाजक। माध्यिका को क्या, ये भुजा को तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा ही, ये एरिया को भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो किसी ट्रायंगल के अंदर अगर कोई मीडियन आप खींचिएगा तो दो पार्ट बनेंगे और इन दोनों का एरिया आपस में क्या हो जाएगा, इन दोनों ट्रायंगल का एरिया आपस में बराबर हो जाएगा। मानते हैं बात। अब आप बताना एक चीज जरा सोचकर कि अगर ट्रायंगल के अंदर आपने एक मीडियन खींचा तो दो इक्वल पार्ट में ट्रायंगल का एरिया डिवाइड हो गया, ओके ना। अगर दो मीडियन खींच दीजिएगा तो कितना इक्वल पार्ट में, लब से 4 मत बोल दीजिएगा। यहाँ ट्रायंगल चारों ट्रायंगल नहीं है, 3 ठो ट्रायंगल है बट एक क्वाड्रिलेटरल है। ये देखिए ये चतुर्भुज है, ट्रायंगल नहीं है। ऐसा नहीं करिएगा कि एक मीडियन खींचे तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ, 2 गो खींचेंगे तो लब से बोल दिए 4 गो। 4 गो नहीं, यहाँ 3 गो ट्रायंगल है और एक क्वाड्रिलेटरल है, 4 का कोई कंडीशन नहीं बनता। हाँ अगर आप 3 मीडियन खींचिएगा किसी भी ट्रायंगल के अंदर, अगर आप 3 मीडियन खींचिएगा तो देखिए टोटल कै गो ट्रायंगल बन गया, 6 ट्रायंगल। अब इन 6 का एरिया आपस में बराबर होगा। तो 1 और 3 में ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि 2 मीडियन खींचिएगा 4, 1 तो 2, 3 तो 6, ऐसा नहीं है मेरे भाई। अगर 1 मीडियन खींचेंगे 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड, 3 मीडियन खींचेंगे 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। समझ गए बात। चलिए अब देखें सवाल का एक थोड़ा सा इसको चेंज करते यार और मोटा लेते। देखिए एक ट्रायंगल है ए बी सी, ओके, एक ए बी सी का ये मीडियन है ए डी और ये मीडियन है बी ई का, ये दोनों मीडियन एक दूसरे को जी पे काटती है, ओके। अब यार 2 मीडियन से तो कोई रिलेशन बनेगा नहीं, तो आपको खुद से एक ड्रॉ कर लेना है। ये सपोज हमने मीडियन खींचा सी एफ। अच्छा ये टोटल 6 पार्ट बना और इन 6 का एरिया आपस में क्या हो जाएगा बराबर, ए सब का एरिया बराबर हो जाएगा, ओके। आपको बोला क्या कि ट्रायंगल बी डी जी एंड क्वाड्रिलेटरल सी डी सॉरी जी है जी डी सी ई के एरिया का रेशियो अब ढूंढ लीजिए। बी डी जी तो बी डी जी ये एक ट्रायंगल है इसमें, तो इसका एरिया हो जाएगा ए, ओके। और क्वाड्रिलेटरल जी डी सी ई जी यहाँ पे है ना, जी डी सी ई इसमें चतुर्भुज में टोटल 2 ट्रायंगल बना, तो इसका एरिया कितना हो गया 2a। ए से कैंसिल रेशियो 1:2, ऑप्शन नंबर ए। देखिए का ए बी सी एक साथ एक काम को 45 दिन में करेगा, ए
बी सी 45 दिन में, थोड़ा बड़ा नहीं हो गया ज्यादा? ए बी सी काम को 45 दिन में। आगे कहा ए और बी 54, सिमिलरली बी और सी 90। तो यार इन सब का एलसीएम हो जाएगा कितना? 270। अब 45 छक 54 पचे 90 दिया। सवाल कहा बी अकेले काम को कितने दिन में, तो बी का एफिशिएंसी जानना पड़ेगा। अगर आप इन दोनों को कंपैरिजन कीजिएगा ना, तो आप बताना ए बी सी तीनों का 6 है, ए और बी का 5 है, ए बी का 5, तीनों का 6, तो सी का कितना हो जाएगा? 1। अब मेरे भाई देखें यहाँ पे बी और सी 3 है, सी का अगर 1 है तो बी का कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, बी का एफिशिएंसी 2 है। का बी पूरे काम को कै दिन में, तो बी के एफिशिएंसी से डिवाइड कर दीजिएगा, तो 1 2 तिया 6 2 पचे 10 135। काफी आसान सा सवाल था। देखिए का 10 किलोमीटर पर आवर के गति से अपने घर से स्कूल की ओर गया तो 5 मिनट लेट हो गया। यदि वह 3 किलोमीटर पर आवर अपना गति बढ़ा दे, पहले 10 के चाल से जा रहा था, अब चाल 3 बढ़ा कर 13 कर दिया, तो का उससे वह अब 4 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। पहले 5 मिनट लेट हो रहा था, अब 4 मिनट जल्दी पहुंच गया, तो घर और स्कूल के बीच का दूरी ज्ञात करें। देखिए 2 तरीके हैं, आप जैसे अच्छा लगे कर लीजिए। फॉर्मूला वाला अप्रोच ही बता देते हैं। फॉर्मूला होता है कि S1 यानी बड़ा वाला चाल गुना छोटा वाला, बट्टा में दोनों चाल का डिफरेंस 3, गुना टाइम का डिफरेंस, पहले 5 मिनट लग रहा था, लेट हो रहा था, अब 5 मिनट जल्दी पहुंच गया, तो लेट और ईयरली है, 2 चिन्ह है तो जुड़ जाएगा, 5 4 9, मिनट को आवर में लाइएगा, 60 से डिवाइड। ओके, 3 तिया 3 से 20, 1 0 से 1 0, 13/2 यानी 6.5 किलोमीटर। तो डिस्टेंस का ये फॉर्मूला होता है निकालने का, आप ध्यान में रखिएगा। S1 गुना S2 बट्टा S1 माइनस S2 गुना डिफरेंस ऑफ टाइम। ठीक है ना। और अगर ऐसे भी नहीं करना चाहते, जिन लोगों को ये चीजें पता नहीं है, आप ऐसे कर लें यार। मान लेते हैं डिस्टेंस है d किलोमीटर, d किलोमीटर दूरी 10 के चाल से गए तो समय लगेगा कितना? दूरी बट्टा चाल। अब d किलोमीटर दूरी अगर 13 के चाल से वापिस आइएगा तो आने में चाल लगेगा कितना? सॉरी, आने में समय लगेगा कितना? दूरी बट्टा चाल। d किलोमीटर दूरी 10 के चाल से गए तो जाने में समय लगेगा दूरी बट्टा चाल। d किलोमीटर दूरी 13 के चाल से वापिस आए तो आने में समय लगेगा दूरी बट्टा चाल। और इन दोनों समयों का डिफरेंस है कितना? 5 मिनट लेट 4 मिनट जल्दी, 5 मिनट लेट 4 मिनट ईयरली, तो लेट ईयरली 2 चिन्ह डिफरेंस जोड़कर 5 4 9 मिनट, मिनट को आवर में लाइएगा, 60 से डिवाइड, तो यहां से भी आप डी निकाल सकते हैं। ओके, पर वो अप्रोच ज्यादा अच्छा है, आसान सा फॉर्मूला है, आप याद रख सकते हैं उसको। देखिए कहा कि 15/3 माइनस 30/² प्लस 12/-12 को 3/-6 से विभाजित किया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा? आप सबको पता है कि जिससे डिवाइड करना हो उसके बराबर 0 ले लीजिए, जिससे डिवाइड करना हो उसके बराबर 0 लेकर वेरिएबल का वैल्यू निकाल लेना है। तो 3/-6 इधर आएगा 6, 3 बराबर 6, तो बाई बराबर कितना? 2। क्लियर है। बाई का वैल्यू जैसे ही आप व्यंजक में रखेंगे आपको रिमाइंडर मिल जाएगा। बाई 2 है तो 2 का क्यू 8, 15 ठी 120, माइनस 2 का स्क्वायर 4 तिया 12, 4 तिया 12 तो 120, प्लस 12 यानी 12 दूना 24 माइनस 12, ये तो कट गया, 24 में से 12 गया 12, ऑप्शन डी। देखिए का कॉसेक अल्फा बराबर √2 है, कॉसेक अल्फा √2 है, तो आप बताएं कॉसेक कितना डिग्री √2 होता है? 45 डिग्री, तो यहाँ से अल्फा बराबर आ गया 45, अल्फा 45 है तो 2, साइन 45 होता है 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर करेंगे 1/2 हो जाएगा, 3 गुना कॉसेक 45 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2, और बट्टा में कॉसेक 45 √2 का स्क्वायर 2, कॉट 45 1 का स्क्वायर 1, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब है 1 प्लस 3/2, बट्टा में 3, 2 और 3 5, 2 नीचे आ जाएगा 6, 5/6।
देखिए का एक टावर के बेस से एक पहाड़ी के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। टावर के बेस से पहाड़ी के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कहा पहाड़ी के बेस से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। टावर का ऊंचाई 50 मीटर है तो पहाड़ी का ऊंचाई। देखिए एक चीज बताइए, इस सवाल में दो चीजें हैं, एक तो टावर है और एक पहाड़ी है। ओके, दोनों का हाइट क्लियर नहीं है कि टावर का हाइट ज्यादा है कि पहाड़ी का हाइट ज्यादा है। तो कई बार लोगों को फिगर बनाने में दिक्कत हो जाता। तो यार कई बार तो लैंग्वेज से पता चल जाएगा, लेकिन यहाँ लैंग्वेज से भी क्लियर नहीं हो रहा कि टावर का हाइट ज्यादा या पहाड़ी का हाइट ज्यादा। सवाल आपसे तो दूसरा तरीका क्या है कि आप चेक कर लें, पूछा किसका हाइट है, पहाड़ी का, और टावर का इसने दे रखा है 50, पहाड़ी का हाइट पूछा और जितने भी ऑप्शन आपको दिख रहे हैं सब 50 से बड़ा है। इसका मतलब ये है कि जो पहाड़ है ना मेरे भाई, ये टावर से ज्यादा ऊंचा है। तो ये है अपना पहाड़ और ये है अपना टावर। ओके, सवाल कहा क्या कि टावर के बेस से पहाड़ी के शीर्ष का उन्नयन कोण, टावर है इसके बेस से पहाड़ के टॉप का उन्नयन कोण है 60 डिग्री। ओके, आगे कहा पहाड़ के बेस से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ये टावर से है यार, ये टावर से पहाड़ के टॉप का उन्नयन कोण है 60 डिग्री, और टावर के बेस से पहाड़ के बेस से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण है 30 डिग्री। ठीक है ना, फिगर बन गया। आप कुछ है नहीं इसमें, सिंपल है, रेशियो बैलेंस करना पड़ेगा आपको। देखिए 30 डिग्री के सामने क्या हो जाएगा 1/√3। 60 डिग्री के लिए क्या हो जाएगा, ये लंब √3 और आधार कितना 1। अब आपको पता है कि सर ये बेस तो दोनों ट्रायंगल का है, बेस दोनों ट्रायंगल का है तो इसका लेंथ इक्वल होना चाहिए। तो इसको बैलेंस करिएगा तो √3 से यहाँ गुना तो √3 से यहाँ भी गुना। ओके ना, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब कहा टावर का ऊंचाई 50 है, टावर का ऊंचाई है कितना, √3 यूनिट, बराबर दिया है आपको। 1 मिनट कहाँ कर दिए यार, ओ माय गॉड, ये 1 है तो यहाँ ये 60 डिग्री के रिस्पेक्ट में आया, यहाँ √3 से गुना तो यहाँ भी √3 से, √3 कितना 3। 1 यूनिट का वैल्यू दे रखा है 50 मीटर तो 3 यूनिट का वैल्यू 50 दिया 150, ऑप्शन नंबर बी। कुछ लोग समझ नहीं पाए क्योंकि हम खुदे अलबला गए थे। देखिए समझिए एक बार फिर से। सवाल कहा कि टावर के बेस से, पहले तो हमने ये डिसाइड कर लिया कि टावर का हाइट ज्यादा होगा कि पहाड़ का हाइट ज्यादा होगा, तो पहाड़ का हाइट ज्यादा है। इसने सवाल में बोला टावर के बेस से पहाड़ के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 है, टावर का ये बेस है, का टावर के बेस से पहाड़ के टॉप का उन्नयन कोण 60 डिग्री। सिमिलरली पहाड़ के बेस से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री। अब रेशियो लिखेंगे तो 30 डिग्री के सामने ये 1 हो जाएगा और ये √3 हो जाएगा। ओके, 60 डिग्री के लिए ये √3 है, अलग अलग एक को स्क्वायर बना देते, ये √3 है और ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। आप बताइए, बेस तो दोनों ट्रायंगल का कॉमन है तो इसका वैल्यू सेम होना चाहिए, तो यहाँ √3 से गुना किए, स्क्वायर में किए हैं तो यहाँ भी √3 से गुना, तो √3 गुना √3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यानी टावर का हाइट है 1 यूनिट पर दे रखा है 50 मीटर का, पहाड़ का हाइट 3 यूनिट का वैल्यू क्या होगा 50 दिया 150, ऑप्शन डी। ओके, अब आगे बढ़ जा। देखिए कहा 17 सदस्यों वाले एक ग्रुप का माध्य स्कोर, माध्य कहने का मतलब होता है एवरेज, माध्य यानी एवरेज, 17 लोगों का एवरेज है 15, तो योग हो जाएगा कितना, औसत गुना संख्या का। जबकि n सदस्यों वाले एक समूह का माध्य है 12, n लोगों का औसत 12, तो योग कितना, n गुना 12। ये 17 लोगों का योग है, ये n सदस्यों का योग है, दोनों को जोड़ देंगे तो ये 17 + n कैंडिडेट हो जाएगा क्या, तो एवरेज कितना, नंबर से डिवाइड कर दीजिए, एवरेज आ गया इतना, पर एक्चुअल में एवरेज दिया है कितना 13.7। तो यहाँ से n का वैल्यू आप लोग निकाल लेना। ओके, ये सवाल थोड़ा अच्छा है। देखिए का एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का योग 6 है। एक आयत है जिसके लंबाई और चौड़ाई का योग दिया है 6, लंबाई l चौड़ाई b, तो इनका योग कितना हो जाएगा 6। ओके, आगे कहा एक ऐसे वर्ग की रचना की गई है जिसका एक भुजा आयत के विकर्ण के बराबर, ये सपोज वर्ग है,
का इस वर्ग का एक भुजा आयत के विकर्ण के बराबर। आयत का विकर्ण होता क्या है, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो वर्ग का एक भुजा हो जाएगा रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत। आगे का यदि वर्ग और आयत के एरिया का रेशियो 5:2 है, वर्ग और आयत के एरिया का रेशियो, अच्छा वर्ग का एरिया क्या होगा मेरे भाई, एरिया भुजा स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे रूट कैंसिल यानी एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही ना। अब आप बताना कहा वर्ग का एरिया, तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आयत का एरिया, आयत का एरिया हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई, और इसका रेशियो दिया है 5:2 यानी 5/2। अब ध्यान रखना ये रेशियो है, फ्रैक्शन होता है रेशियो की लंबाई है 5 यूनिट, 5 नहीं बोल दीजिएगा कि एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 5 एल बी बराबर 2, ये रेशियो है, यूनिट है, इसको रियल बनाइए तो एक से मल्टीप्लाई। क्लियर है बात। अब आपको हर चीज तो पता है यार, लगा लीजिए यहाँ एल प्लस बी का होल स्क्वायर करिएगा तो हो जाएगा क्या, 6 का स्क्वायर 36। एक बार लिख देते हैं, एल प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2LB, तो एल प्लस बी 6 का स्क्वायर 36, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 5x प्लस एल बी बराबर कितना 2x, तो 2LB बराबर 4x। ओके ना। तो यहाँ से 5 4 9, 5 4 9x बराबर 36, तो x बराबर कितना 4, x 4 है। तो सवाल कहा वर्ग सेंटीमीटर में वर्ग का एरिया बताइए, का स्क्वायर सेंटीमीटर में वर्ग का एरिया, तो वर्ग का एरिया है कितना, वर्ग का एरिया देख लीजिए 5x, वर्ग का एरिया 5x, 5x यानी 5 चौक 20, ऑप्शन नंबर ए। ये काफी आसान है। कहा 10 महिला काम को 6 दिन में, 10 वुमेन काम को 6 दिन में, तो टोटल वर्क होता क्या है, मैन गुना डे यानी वर्कर गुना डे से गुना कीजिएगा, वर्कर के संख्या में डे से गुना कीजिएगा, टोटल वर्क आ जाएगा। कहा 6 पुरुष 5 दिन में, 6 मैन 5 दिन में, डे से गुना कर दिए। कहा क्या 8 बच्चे 10 दिन में, 8 बॉयज 10 दिन में, डे से गुना कर दिए, सब टोटल वर्क है तो आपस में बराबर हो जाएगा। अब काटा पीटी मचा दीजिए। अब देखें ये है कितना 6 बचे, ये है 60, ये है 30, ये 80, ये 60, ये 30, ये 80। ऐसे भी नहीं करना चाहते ना मेरे भाई, तो आप सिंपल ऐसे काटिए बच्चों की तरह, 5 दूना 10, 5 एकम 5, 5 दूना 10। अब 2 से सब कटेगा, 2 से, 2 तिया 6, 2 से कैंसिल। अब आ गया 6 वुमेन बराबर 3 मैन बराबर 8 बॉय। अब इन सब का रेशियो लिखेंगे तो मैन का हो जाएगा 8 तिया 24, मैन का हो जाएगा 6 तिरिक 18, बॉयज का हो जाएगा 6 तिरिक 18, मैन का 8 छक 48, बॉयज का 18। ओके ना। अब इनका रेशियो पूछा महिला पुरुष और बच्चे की क्षमता का, तो छोटा कर लीजिए, ये 6 चौक 24, 6 अट्ठे 48, 6 तिरिक 18, 4 8 3, 4 8 3 है क्या, ऑप्शन नंबर डी। ओके ना। तो चलिए यार आज के लिए यहीं तक, थैंक यू, धन्यवाद।